नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर रुख करेंगे राजनीति का। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी बड़ी बातें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट से भारतीय बाजारों पर आज भी दबाव देखने को मिला। बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट लेकर बंद हुए। गिरावट में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे, जबकि मेटल शेयरों में चमक देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 183 अंक की गिरावट के साथ 52,386 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंकों की गिरावट लेकर 15,690 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज उन्होंने दिखाई। हालांकि ये 35,000 के पार बंद होने में आज कामयाब रहे। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। इसमें एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, बजाज ऑटो के शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुए। वहीं टाटा स्टील का शेयर 4% और बजाज फिनसर्व के शेयर में 3% की बढ़त दर्ज हुई। इसके अलावा भारतीय एयरटेल का शेयर भी 2% ऊपर ही बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, फार्मा और निफ्टी रियलिटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडाइसेस गिरावट लेकर बंद हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई जैसे हैवीवेट शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स पर प्रेशर बनता दिखा। निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी रही। जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। जीआर इंफ्रा का आईपीओ 103 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इसी तरह क्लीन साइंस का आईपीओ भी 93 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जीआर इंफ्रा का आईपीओ साइज 963 करोड़ रुपए का है। वहीं क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ साइज 1547 करोड़ रुपए का है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने दोनों आईपीओ में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। इंसॉल्वेंसी वाली कंपनियों के लिए एक्सचेंजेस ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत ट्रिब्यूनल के मौखिक आदेश के 30 मिनट के भीतर ही कंपनियों को इसकी जानकारी एक्सचेंजेस को देनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मौखिक आदेश के बाद लिखित ऑर्डर आने में कुछ ज्यादा वक्त लग जाता है। साथ ही कंपनियों को यह भी बताना होगा कि लिस्टिंग और निवेशकों पर इसका कितना असर पड़ेगा। नए नियमों के तहत जहां शेयरों की वैल्यू 0 होगी, उनमें तुरंत ट्रेडिंग सस्पेंड करनी होगी। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में गई कंपनियों की अलग से पहचान बनेगी ताकि आम निवेशक कंपनी की पहचान देखकर ही स्थिति से वाकिफ हो जाए। टैक्सी एग्रीगेटर ओला ने अपने आईपीओ से पहले प्राइवेट इक्विटी फर्मों टेमासेक और वॉबर्ग पिंकस से $50 करोड़ जुटाए हैं। हालांकि ओला ने इस डील के लिए कंपनी के वैल्यूएशन की जानकारी नहीं दी है। कोरोना महामारी के चलते कंपनी के बिजनेस को नुकसान हुआ था, इससे कंपनी के वैल्यूएशन में कमी आ सकती है। ओला के चेयरमैन भवेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले 12 महीने में उन्होंने बिजनेस को मजबूत और एफिशिएंट बनाया है। लॉकडाउन के बाद तेजी से रिकवरी और लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से दूर होने से उनके लिए कुछ अच्छे मौके बने हैं। भारत में रिटेल निवेशकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीडीएसएल देश की पहली ऐसी डिपॉजिटरी बन गई है जिसके पास 4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट है। सीडीएसएल ने यह जानकारी दी है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक साल में रिटेल निवेशकों की संख्या में 41% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। 8 जुलाई तक बीएसई में 7 करोड़ से ज्यादा निवेशक रजिस्टर्ड थे। जानकारों का कहना है कि मार्च 2020 की भारी गिरावट के बाद बाजार में आरबीआई के लिक्विडिटी डोज के चलते मजबूत बढ़त देखने को मिली। तमाम निवेशकों ने इसको पैसे बनाने का अच्छा मौका मानकर बाजार में एंट्री की है। इकोनॉमिक रिकवरी पर आज वित्त मंत्रालय का अहम बयान आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उचित मॉनेटरी पॉलिसी के चलते कोरोना की मार से जूझ रही इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। इसमें कहा गया कि बेहतर मॉनसून और अच्छी बुआई से महंगाई घट सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी के कदमों से इकोनॉमी और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा है कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के रिवाइवल के लिए आरबीआई की कोशिशें जारी है। बयान में कहा गया कि कमोडिटी में इनपुट कॉस्ट के दबाव के चलते महंगाई का रिस्क बना हुआ है। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया में पति पत्नी कर्मचारी के फर्जीवाड़े की रकम 170 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ईओडब्ल्यू की जांच में 70 खातों में 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। आरोपी पति के अकाउंट डिपार्टमेंट और पत्नी के आईटी डिपार्टमेंट में होने की वजह से यह मामला देरी से पकड़ में आया। आपको बता दें कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया के निजीकरण की चर्चा है। ऐसे में कंपनी में इतने बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा कंपनी के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकम टैक्स विभाग के हैदराबाद की कंपनी रैमकी ग्रुप पर छापेमारी कर 300 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। रैमकी ग्रुप के चेयरमैन अयोध्या रामी रेड्डी जगन मोहन की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। इनकम टैक्स ने 6 जुलाई को ग्रुप के 15 दफ्तरों पर छापेमारी की थी और काफी अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच के बाद पता चला कि ग्रुप ने काफी सारी ट्रांजैक्शंस की हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी सिंगापुर की कंपनी को भी बेच दी और काफी मुनाफा कमाया। छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उससे पता चला कि ग्रुप ने करीब 1200 करोड़ का नकली नुकसान दिखाया है। इनकम टैक्स ने बयान जारी कर बताया कि रैमकी ग्रुप ने 300 करोड़ की चोरी को माना है और उस पर टैक्स भरने की तैयारी में है।
Amazon इंडिया ने 26 जुलाई और 27 जुलाई को प्राइम डे महासेल का ऐलान किया है। Amazon ने बताया प्राइम डे सेल 26 जुलाई की मध्यरात्रि से शुरू होगी। इस सेल में कंपनी स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी, फ्रिज सहित तमाम प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दे रही है। इस दौरान कंपनियां नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी। बिक्री केवल प्राइम मेंबर्स के लिए ही खुली होगी। Amazon हर साल अपनी एनिवर्सरी के दिन ग्राहकों के लिए प्राइम डे सेल का आयोजन करता है। सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज पर 60% तक, मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज पर 40% और टीवी पर 65% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। व्हाट्सएप ने यह कहा है कि कंपनी ग्राहकों को उस वक्त तक प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। साथ ही कोर्ट को भरोसा भी दिलाया कि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया जाएगा। कंपनी की नई पॉलिसी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि व्हाट्सएप आपकी हर सूचना अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा, यानी व्हाट्सएप अपने यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। समान नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज अब बदल रहा है। कोर्ट ने कहा कि समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा नागरिक संहिता सभी के लिए समान होगा और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के मामलों में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम होगा। देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि देश में 66 जिले ऐसे हैं जहां 10% से ज्यादा संक्रमण का स्तर है। मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर अभी नहीं गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूरी के कैंपटी फॉल का विजुअल दिखाया गया। मंत्रालय ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो फिर से हम फेल हो सकते हैं। लव अग्रवाल ने स्थिति को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि कोताही ना हो, नहीं तो कोरोना के केस फिर से बढ़ने का खतरा है। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। पीएम मोदी ने आज देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। मोदी ने कहा कि देश में 1,500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्लांट जल्द से जल्द काम करने लगे, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाने के लिए जरूरी कदम पर भी चर्चा हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था। समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से कई मरीजों की जानें भी गई। इसके बाद से ही सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के कपा वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं। कपा वेरिएंट मिलने की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 109 सैंपलों के जीनोम सीक्वेंसिंग में 2 मामले कपा वेरिएंट के सामने आए हैं। गुरुवार को गोरखपुर और देवरिया में 2 मरीजों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। बेहतर है। इससे पहले कोरोना का वेरिएंट को लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि राज्य में इस वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई वजह नहीं है, ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है और इसका इलाज संभव है। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर एक बार गिरावट दर्ज हुई है। बीते 24 घंटे में 43,393 मरीज मिले हैं। 44,459 ठीक हुए हैं और 911 लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। फिलहाल इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में आए कुल मामलों में 53% मामले इन्हीं दोनों राज्यों से सामने आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 4.5 लाख है। अभी देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का नेता मानने के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लिहाजा मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान की याचिका का कोई आधार नहीं है। 7 जुलाई को दाखिल याचिका में चिराग पासवान ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए बागी सांसदों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण पशुपति कुमार पारस को पहले से ही पार्टी से बाहर कर दिया था।
नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने के समय में बदलाव किया। रेल मंत्री ने स्टाफ को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे खत्म होगी, तो दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलेगी। इसके अलावा वो रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को रेलवे के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हंगामे के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार किया है। ये वारदात लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक की है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पसगवां में जब उनकी उम्मीदवार रितु सिंह नामांकन भरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में बीजेपी के लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कदम उठाते हुए इलाके के CO और थाना इंचार्ज को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में हिंसा पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चुनावी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर गया है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा हुई है ये मुख्यमंत्री के इशारे पर हुई है। मुख्यमंत्री खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर नामांकन के दौरान अलग अलग इलाकों में जमकर हिंसा हुई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन के चौथे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। जो छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक वेबसाइट पर 12 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। JEE मेन सेशन 4 की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएगी। इन 3 दिनों के दौरान जिन्होंने पहले अप्रैल या मई के सेशन के दौरान आवेदन किया हुआ है वो अपने आवेदन पत्र को एडिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से शहरों की संख्या 232 से बढ़ाकर 334 कर दी गई है। हर पाली में परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 660 से बढ़ाकर 828 कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई परिसीमन आयोग ने इस बारे में प्लान पेश किया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि टीम ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है। सुशील चंद्रा ने मार्च 2022 तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी कर लेने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त 2011 की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें जोड़नी है, साथ ही ST के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है। इनके अलावा 24 सीटें POK के लिए अलग रहेंगी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही ये फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई मुफ्त और पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा पंजाब सरकार की तरफ से दी जाएगी। सुखबीर बादल ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अब तक करीब 550 किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके सुरक्षाकर्मी की मौत के 3 साल बाद मामला दर्ज किया गया है। उनके बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की 2018 में गोली लगने से मौत हो गई थी और बाद में उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। सुब्रत चक्रवर्ती की पत्नी ने शुवेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि आखिर सुब्रत को ड्यूटी के दौरान गोली कैसे लगी और एम्बुलेंस आने में देरी क्यों हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामला दर्ज करके नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। उस समय शुवेंदु अधिकारी TMC में थे और राज्य के परिवहन मंत्री थे। करीब 15 दिन से निष्क्रिय मानसून दोबारा एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से चलने वाले मानसूनी हवाओं के धीरे धीरे देश के पूर्वी इलाके में पहुंचने का अनुमान जताया था। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और मुंबई के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई। मुंबई में अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। नागपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर घरों में पानी घुस गया। दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर राजकुमार राव करियर में पहली बार कोई रीमेक करने जा रहे हैं। खबर पक्की है कि राज ने तेलुगु थ्रिलर फिल्म
हिट द फर्स्ट केस का रीमेक साइन कर लिया है। फिल्म में उनके साथ सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्माण टी सीरीज करेगी, जबकि साउथ के प्रोड्यूसर दिल राजू भी इसको प्रोड्यूस करेंगे। ओरिजिनल फिल्म के निर्देशक डॉक्टर शैलेश कुलानू ही इसके हिंदी रीमेक भी निर्देशित करने वाले हैं। और फिल्म की कहानी पुलिस अफसर की कहानी जो लापता महिलाओं की तलाश करता है। फिल्म तलाश के बाद राजकुमार राव फिर वर्दी में नजर आएंगे। सैफ अली खान स्टारर बूथ पुलिस से जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। जैकलिन और यामी ने खुद पोस्टर को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया। पोस्टर शेयर करते हुए जैकलिन ने लिखा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वहीं यामी ने पोस्टर शेयर कर लिखा, अपने आकर्षण से सबको मंत्रमुग्ध करने के लिए माया आ गई है, भूत पुलिस जल्द आ रही है। फिल्म में सैफ के साथ यामी, जैकलिन और अर्जुन कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही सैफ और अर्जुन का फिल्म से फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था। पवन कृपलानी के निर्देशन में बनी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। एक्ट्रेस कृति सेनन की अगली फिल्म मिमी का टीजर जारी कर दिया गया है, जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके अलावा पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में कृति सेनन को मजेदार अंदाज में पोज करते हुए देखा जा सकता है और साथ ही उनके पिता के किरदार में एक बार फिर से पंकज त्रिपाठी दिख रहे हैं। ये फिल्म सैरोगेसी यानी कि किराए की कोख के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को मिमी का ट्रेलर फैंस के सामने आएगा। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज पर कोई खतरा नहीं है। इंग्लैंड दौरे से लौटे श्रीलंका के 21 खिलाड़ियों को कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। सिर्फ बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लावर संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें भी कोलंबो में अलग से क्वारंटाइन किया गया था। वो किसी के संपर्क में नहीं आए। ऐसे में 13 जुलाई को ही पहला वनडे खेला जाएगा। हालांकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें कोई भी मैच प्रैक्टिस नहीं देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में अपनी बी टीम उतारने वाली इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत दर्ज करा ली है। कार्डिफ में खेले गए मुकाबले में इंग्लिश पेसर साकिब महमूद ने 42 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। उनके इस प्रदर्शन के बदौलत पाकिस्तान टीम 32.2 ओवर में 141 रन पर ही सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने डेविड मलान और जैक क्राउली की हाफ सेंचुरी की बदौलत मैच अपने नाम कर लिया। मलान ने 68 और क्राउली ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। मैच में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब 2 हफ्ते का ही समय बचा है। इससे पहले भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल ने पहली बाजी मार ली है। वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर को 52 किलोग्राम कैटेगरी में टॉप सीड मिली है। वहीं सिमरनजीत कौर को 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में चौथी सीड मिली है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे अकेली भारतीय महिला हैं। बॉक्सर में सिर्फ अमित और सिमरनजीत को ही सीड मिली है। टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। ये गेम्स पिछले साल होने थे जो कोरोना के कारण टल गए थे। भारत की ओर से 18 खेलों के लिए कुल 124 एथलीट्स भेजे जाएंगे। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में फाइनल की जंग शुरू हो चुकी है। चेक रिपब्लिक की वर्ल्ड नंबर 13 कैरोलिना प्लिस्कोवा फाइनल में पहुंच गई हैं। वे किसी ग्रैंड स्लैम में पहली बार फाइनल खेलेंगी। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी से होगा। प्लिस्कोवा ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 बेलारूस की एरिना सबलैंक को शिकस्त दी थी। दोनों के बीच ये मुकाबला 1 घंटे और 53 मिनट तक चला। पहला सेट हारने के बाद प्लिस्कोवा ने शानदार वापसी की। स्वीडन में गुरुवार को एक स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें 8 स्काई डाइवर्स और एक पायलट की मौत हो गई। स्वीडिश पुलिस के मुताबिक विमान ने ओर्बो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इसके कुछ देर बाद ही इसमें आग लग गई। हादसे की जांच की जा रही है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि 2019 में स्वीडन में ऐसा ही हादसा हुआ था। स्काई डाइवर्स को लेकर जा रहा विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था। इसमें 9 लोग मारे गए थे। विमान के ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ था। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।